नमस्कार, मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह है और मैं उत्तराखंड में मुख्य सूचना आयुक्त हूँ। आज हम सूचना के मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। यह क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहली बात यह है कि आज से लगभग 73 वर्ष पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। प्रजातंत्र के इस स्वरूप में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के उपलक्ष्य में नीति का निर्धारण करते हैं, योजनाएं चलाते हैं, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में तरह तरह के निर्णय लेते हैं। चूँकि वो सभी जनता के उपलक्ष्य में काम करते हैं, इसलिए आम जनता को यह जानने का अधिकार है कि उनके द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उनके द्वारा जो योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, उनके द्वारा जो हमारे दैनिक जीवन के साथ जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो सब उच्च कोटि के हैं अथवा नहीं। ऐसा तो नहीं है किसी भेदभाव के तहत वो निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें पारदर्शिता है या नहीं, उसमें भ्रष्टाचार की बू तो नहीं आ रही है। इन सब को जानने के लिए यह आवश्यक है कि जनता इस स्थिति में पहुँचे कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से या राज्य सरकार की किसी इकाई से उनके कार्यकरण के बारे में वो कोई भी प्रश्न पूछ सके। इसीलिए सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अलग अलग निर्णयों में यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसी को देखते हुए वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम गठित कर लागू किया गया। इस अधिनियम का अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में इसके उद्देश्य की चर्चा की गई है। उसमें यह कहा गया है कि सभी लोक प्राधिकरणों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने के लिए, उनकी जवाबदेही तय करने के लिए यह अधिनियम बनाया जा रहा है। यह इसका उद्देश्य है। साथ ही अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि कहीं ऐसा न हो कि सूचना मांगने के सिलसिले में इस प्रकार की सूचना मांग ली जाए या इतनी अधिक सूचना मांग ली जाए कि जिन इकाइयों के कार्य की हम समीक्षा करना चाहते हैं वो केवल सूचना देने में लग जाए और अपना आम कार्य नहीं कर पाए। इन दोनों में एक विरोधाभास होता है, यानी सूचना को प्रकट करना और सरकारी इकाइयों के कार्यकरण में हस्तक्षेप या उनका कार्य विपरीत रूप से प्रभावित होना। सूचना का अधिकार अधिनियम इन दोनों विरोधाभासों को भी दूर करने का प्रयत्न करता है। अर्थात इस अधिनियम के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्राविधान हैं जिसके अंतर्गत मांगी गई कतिपय सूचनाएं नहीं दी जा सकती। अभी इसके बाद जब विशेषज्ञ इसके बारे में चर्चा करेंगे तो अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे। मैं तो मूल रूप से केवल इतना कहना चाहूँगा कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अथवा लोक सेवकों के रूप में हम सब का यह दायित्व बनता है कि तकनीकी बिंदुओं में पढ़ने के बगैर हम सूचना को प्रकट करने में रुचि लें, क्योंकि यह हमारे प्रजातंत्र का मूलभूत व्यवस्था है। बहुत सारे समय ऐसा हो सकता है कि जो सूचनाएं मांगी जा रही हैं वे किसी गलत उद्देश्य से प्रेरित हों। हमें उद्देश्यों की चिंता नहीं करनी है, हमें देखना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना देय है अथवा नहीं। हमें तकनीकियों में नहीं पढ़ना है। बहुत सारी लोक सूचना अधिकारी तकनीकी प्रश्न खड़ा कर देते हैं, ये तो प्रश्न के रूप में सूचना मांगी गई है, इसमें तो हमें गवेषणा करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें तब तक सही है जब तक कि वास्तव में उस सूचना को प्रकट करने में अत्यधिक श्रम या संसाधन लगाना आवश्यक हो। यदि ऐसा नहीं है तो किसी तकनीकी पॉइंट में पढ़ने के बजाय बेहतर यह होगा कि हम एक कदम आगे चलकर सूचना को प्रकट करने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि आज जो बातें आपको बताई जाएंगी उससे अधिनियम की व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी होगी और जिस उद्देश्य से राज्य सूचना आयोग काम कर रहा है उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में
हमें सहायता प्राप्त होगी। आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। मेरा नाम टी.एस. बिष्ट है। मैं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मुख्य प्रावधानों के संबंध में प्रकाश डाला जाएगा। ये सर्वविदित है कि 2000 जब से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आया, इससे पूर्व भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से ये पाया है कि राइट टू नो भी जो भारतीय संविधान में के आर्टिकल 19(1)(a) में वाक तथा अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है, उसमें राइट टू नो भी सम्मिलित किया गया है। मुख्य जो इसका लीडिंग केस है वो उत्तर प्रदेश बनाम राजनारायण 1975 में हुआ, और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारित किया है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जहाँ पर शासन तंत्र जो है जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के लिए है और जनता के धन से चलता है, उसमें आम नागरिक को सरकारी काम में क्या हो रहा है उसके जानने का अधिकार होना चाहिए। यद्यपि इस प्रकार से एक प्रकार से हमारे मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया है, लेकिन इस मूल अधिकार को किस रूप में व्यवहार में कैसे इसको कार्य रूप में लाया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 बनाया, लेकिन उसके प्रावधान इतने व्यापक नहीं थे और उसको बदल करके 15 जून 2005 को जो है सूचना का अधिनियम 2005 प्रख्यापित किया गया। यह अधिनियम 15 जून में इसके कुछ प्राविधान, जैसे लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति, सहायक लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति, स्वतः प्रकटन करने योग्य जो सूचनाओं का जो मैनुअल है वो तैयार किया जाना, सूचना आयोग का गठन और कुछ आदि कुछ प्राविधान जो लागू, बाकी के लिए कहा गया कि 120 दिन बाद, इस अधिनियम के लागू होने के 120 दिन बाद यानी 12 अक्टूबर 2005 से ये पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। इसका तात्पर्य यह था कि जब तक सारी व्यवस्थाएं तब तक सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। यह भारत में जो है ये इस अधिनियम के लिए जो लागू को लाने के लिए जो है ये मजदूर किसान शक्ति संगठन करके राजस्थान में जो सूखा राहत, गरीबों के लिए जो सूखा राहत कार्य किए गए थे, उसमें जो भ्रष्टाचार और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है और भाई भतीजावाद हुआ है, उसको की रोकथाम करने के लिए जनता ने आम जनता को, पंचायत प्रतिनिधियों को और प्रबुद्ध लोगों को इस संगठन में सम्मिलित किया और ये जगह जगह जाके उन्होंने सुनवाएं की, पब्लिक आम सुनवाएं की, और उसमें ये वो कहा गया कि भाई जनता को जो है ये पता चल जाना चाहिए कि कौन से विकास कार्यों में कितना पैसा आया है, किस प्रयोजन से है, किसके लिए है। कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जो सूचना को में एग्जम्प्टेड हैं, सूचनाएं छूट प्राप्त सूचनाएं हैं। उनमें है ये 10 किस्म की हैं। एक तो है सूचना जिनके प्रकट से भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक तथा आर्थिक हित, विदेश के संबंध पर प्रभाव पड़ता हो, किसी अपराध को करने से उद्दीपन होता हो। सूचना जिसके प्रकाशन से किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निश्चित किया गया है, जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो। सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशासन का भंग कारित होगा। सूचना जिसके वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता, बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकरण से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगिता स्थिति का नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी या समाधानी हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकरण से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। किसी व्यक्ति की उसकी वैश्विक नातेदारी के
उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी या समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे सूचना प्रकरण विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। किसी विदेश सरकार के विश्वास में प्राप्त सूचना, सूचना जिसके प्रकरण करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा के खतरे में डालेगा या विधि परिवर्तन या सुरक्षा प्रयोजन के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा। सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी। मंत्रिमंडल के कागजात जिसमें मंत्रिपरिषद के सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श का अभिलेख सम्मिलित है। यह कि मंत्रिपरिषद का विनिश्चय, उनके कारण तथा यह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय का पूरा या समाप्त हो जाने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे। परंतु यह और कि विषय जो इस धारा में निर्दिष्ट छूटों से अंतर्गत आते हैं प्रकट नहीं किए जाएंगे। सूचना जो व्यक्तिगत सूचना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, निजी सूचनाएं हैं, वो नहीं दिए जाएंगी। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी 2018 में 9 जजेज की संविधान पीठ ने जो है निष्ठा का जो अधिकार है ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं, इस विषय पर जो है एक विस्तृत आदेश, एक मत का आदेश 9 जज ने किया है। लेकिन जो सूचना ये छूट प्राप्त है, लेकिन यदि आवेदनकर्ता इसको देने में जो है व्यापक लोकहित ज़्यादा है तो ये छूट के बावजूद भी ये सूचनाएं दे होंगी। इसके अलावा ये कहा गया है कि सूचना के अधिकार के अधिनियम में सूचना को धारित रखने के लिए कोई समयावधि नहीं दी गई है। ये तो विभाग में जो अभिलेख रखने के लिए जो समय सीमा नियत की गई है उस समय सीमा के भीतर ही अभिलेख रखे जा सकते हैं। यदि समय सीमा पूरी हो गई तो विनिष्टीकरण नियम के तहत उसका विनिष्टीकरण कर दिया जाएगा और वो सूचना जो है धारित सूचना नहीं रहेगी। ये ऐसी सूचना जो किसी के जो है उसको जो है कॉपीराइट द्वारा जो है कॉपीराइट का उल्लंघन होता है वो सूचना भी दे देंगे। 10 में कहा गया कि ऐसी सूचना जो किसी ने ऐसी सूचना प्राप्त की जिसका एक भाग तो जो है सूचना से छूट प्राप्त है, लेकिन कुछ भाग ऐसा है कि जो उसी अभिलेख में जो सूचना दे योग्य है तो उस भाग, यदि वो भाग अलग हो सकता है, पृथक किया जा सकता है, तो ऐसे भाग को पृथक करते हुए देय सूचना जो है अनुरोधकर्ता को दे दी जाएगी। धारा क्या कहता है कि पर व्यक्ति की सूचना, थर्ड पार्टी की सूचना, थर्ड पार्टी क्या है, जिसने अनुरोध किया है उससे भिन्न कोई भी व्यक्ति जो है थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी की सूचना के संबंध में इस पर सच है कि जब भी अनुरोध पत्र प्राप्त होता है ऐसी सूचना जो तीसरे व्यक्ति से संबंधित या उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई है। यह भारत में जो है ये इस अधिनियम के लिए जो लागू को लाने के लिए जो है ये मजदूर किसान शक्ति संगठन करके राजस्थान में जो सूखा राहत, गरीबों के लिए जो सूखा राहत कार्य किए गए थे उसमें जो भ्रष्टाचार और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है और भाई भतीजावाद हुआ है उसको की रोकथाम करने के लिए जनता ने, आम जनता को, पंचायत प्रतिनिधियों को और प्रबुद्ध लोगों को इस संगठन में सम्मिलित किया और ये जगह जगह जाके उन्होंने सुनवाएं की, पब्लिक आम सुनवाएं की और उसमें ये वो कहा गया कि भाई जनता को जो है ये पता चलना चाहिए कि कौन से विकास कार्यों में कितना पैसा आया है, किस प्रयोजन से है, किसके लिए है। जब तक ये जानकारी नहीं होगी तब तक जो है इसमें भ्रष्टाचार होगा। जो इसके लाभान्वित होने चाहिए उनको नहीं मिलेगा, बल्कि जिनकी पहुंच है या वो है उनको ये दिया जाएगा और भ्रष्टाचार होगा। इसलिए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक मजदूर किसान शक्ति संगठन ने एक व्यापक जन आंदोलन वहाँ राजस्थान में शुरू किया और ये आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होते होते ये राजस्थान तक, वो जयपुर तक जो है ये पहुँच गया और उसमें करीब 70 संगठन जो है, विभिन्न संगठन इसमें जुड़ गए। तो इस प्रकार से ये वहाँ राजस्थान में जो है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 बनाया गया। इससे पहले भी गोवा, तमिलनाडु में 1997 में जो सूचना का अधिकार अधिनियम राज्यों ने अलग अलग बनाए थे, लेकिन उनमें एक रूपता नहीं थी और तब ये 2002 में जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया। उसके प्राविधान ज़्यादा प्रभावी नहीं थे। इस अधिनियम को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया। इस अधिनियम की
का मुख्य उद्देश्य जो है आम एक तो सरकारी कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश किया जा सके और आम नागरिक को सशक्त बनाया जा सके ताकि वो इस सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत यह जान सके कि भाई कौन कौन से निर्माण कार्य, कौन कौन सी योजनाएं किस पर्पज़ के लिए हैं और इसका सही ढंग से जो है क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, इसके लिए एक्ट लाया गया। इसके कुल जो है 30 धाराएं हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है धारा 1 से लेकर के और 11 तक की हैं। बाकी जो आम नागरिक के उसके मतलब की हैं। इसमें मुख्यतः मैं ये बताना चाहूँगा कि सूचना किसी भी सामग्री के रूप में कोई भी ऐसी अभिलेख, चाहे वो डॉक्यूमेंट के रूप में हो, अभिलेख के रूप में हो, ईमेल के रूप में हो, लॉगबुक के रूप में हो, सलाह के रूप में हो, मत के रूप में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से जो धारित समस्त अभिलेख जो हैं सूचना के अधिकार के सूचना में सम्मिलित हैं। अब सवाल होता है कि सूचना के अधिकार में क्या मांग की जा सकती है। तो इन अभिलेखों के अलावा इन जो जितने भी धारित अभिलेख हैं किसी भी पब्लिक अथॉरिटी में, सूचना का अधिकार अधिनियम वहीं लागू होगा जहां पर जो पब्लिक अथॉरिटी से आच्छादित होता हो। पब्लिक अथॉरिटी वो चीज़ें हैं उसमें सम्मिलित हैं जो एक तो भारतीय संविधान में जिन जिन संस्थाओं का, निकायों का व्यवस्था की गई है वो कहलाती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। उसके बाद आती है स्टैच्यूटरी अथॉरिटी। स्टैच्यूटरी अथॉरिटी में भारतीय संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जितने भी अधिनियम हैं उनके द्वारा जो कार्यालय, संस्थाएं, निकाय गठित की जाती हैं वो, और वो और तीसरा जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के द्वारा या किसी आदेश के द्वारा जो गठित किए जाते हैं वो भी लोक प्राधिकारी है। इसके अलावा लोक प्राधिकारी के अंतर्गत कोई भी ऐसी संस्था, कोई भी ऐसा निकाय जो सरकार के स्वामित्वाधीन है, जिस पर सरकार का स्वामित्व हो, नियंत्रणाधीन है, कंट्रोल हो, लेकिन कंट्रोल भी वो माना जाएगा जो केवल रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उस पर जो है व्यापक नियंत्रण होना चाहिए। डे टू डे उस संस्था के, उस निकाय के, उस बॉडी के कार्य में, डे टू डे के कार्यों में यदि सरकार का नियंत्रण है तो वो भी जो है लोक प्राधिकारी है। और फिर इसके आगे ये चीज़ आती है कोई भी एनजीओ जो सब्सटेंशली फाइनेंस हो, सारभूत रूप से जो सरकार से वित्त पोषित हो, लेकिन वो वित्त पोषित ऐसा होना चाहिए कि यदि बना किसी एक स्कूल में जो है एक कमरे के लिए जो है विधायक निधि से या सांसद निधि से कोई कमरा बनाने के दिया जाएगा तो वो सांसद निधि, वो जो है सब्सटेंशियल फाइनेंस नहीं होगा। सब्सटेंशियल फाइनेंस के लिए ये है कि यदि उस सरकार की तरफ से वो सहायता उस संस्था को न दी जाए तो वो संस्था चल नहीं सकती है, तब वो सब्सटेंशियल फाइनेंस माना जाएगा। तो ये जो इन चीज़ से आच्छादित होती है, इसका मोटे मोटे रूप से जितने भी सभी सरकारी कार्यालय और सारी संस्थाएं, ये जो कॉरपोरेशन है वो, और कोई भी ऐसी निजी संस्थाएं जो जो सब्सटेंशियली फाइनेंस, सरकार से सब्सटेंशियल फाइनेंस होती है, वो पब्लिक अथॉरिटी हैं। तो पब्लिक अथॉरिटी पर ये सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिक को ही नागरिक केवल सिटीजन सूचना प्राप्त कर सकता है। सिटीजन दो रूप में होते हैं भाई, एक तो यहाँ का भारत का नागरिक, एक विदेश का नागरिक। एक काल्पनिक व्यक्ति होते हैं, जैसा कोई फर्म है, कंपनी है, संस्था है,
रजिस्टर्ड संस्था है, वो भी जो है, वो जो पर्सन जो है, एक पर्सन जो है वो लीगल एंटिटीज है, लेकिन वो नागरिक नहीं है। तो सूचना जो है केवल नागरिक मांग सकता है। अब इसमें आता है कि क्या क्या सूचना जो है, सूचना जो अभिलेखों में धारित है वो सूचना आदमी मांग सकता है। और ये सूचना को जो है आप उस सूचना का जो है क्या कर सकते हैं, जो काम हुआ है उस काम का निरीक्षण भी की मांग भी कर सकते हैं। वो अभिलेख, उसमें जो है अभिलेख की मांग भी कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित कोई भी सूचना उसकी मांग की जा सकती है। अब सवाल आता है कि इसको जो है कि आप किससे ये मांग करेंगे। इसके लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी में अपने संगठन के कार्य के हिसाब से और उसके हिसाब से लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। एक तो लोक सूचना अधिकारी है और एक सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। लोक सूचना अधिकारी को जब कोई भी सूचना का आवेदन पत्र दिया जाता है तो उसे 30 दिन के अंदर, वैसे तो ये कहा गया है उसमें यथाशीघ्र सूचना दे देनी चाहिए और अधिकतम समय सीमा उसमें 30 दिन की नियत की गई है। 30 दिन में उसको हर हालत में जो है सूचना देनी होगी। एक होता है यदि वो नहीं देता है तो उसमें पेनाल्टी का वो और विभागीय कार्रवाई का भागीदार हो जाएगा। एक होता है फिर सहायक लोक सूचना अधिकारी। दूरस्थ क्षेत्रों में जिन लोक प्राधिकारी के कार्यालय दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं है, उनमें एक सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं तहसील स्तर पर या विकासखंड स्तर पर। उनका काम केवल इतना भर है कि अगर कोई आवेदक उनको सूचना का अनुरोध पत्र देता है, उस अनुरोध पत्र को वो प्राप्त करना। यदि कोई प्रथम अपील देता है तो प्रथम अपील अधिकारी को उस अपील को भेजना होता है। यदि कोई द्वितीय अपील देता है, उस द्वितीय अपील को सूचना आयोग में, संबंधित सूचना आयोग में भेजना होता है। वो न तो किसी सूचना देने के लिए वो अधिकृत है और इसके अलावा उसका एक किस्म से ये डाकिया का काम है। और उसमें जो समय सीमा जो 30 दिन की है, वो 30 दिन के बजाय जो है 5 दिन और 35 दिन की समय सीमा सूचना देने के लिए मानी जाएगी। अब सूचना का अनुरोध पत्र जो है, इसके जो लोक सूचना अधिकारी है वो सूचना को यदि उसके पास धारित है, क्योंकि एक कार्यालय है वहाँ एक लोक सूचना अधिकारी है, तो सारी फाइल तो लोक सूचना अधिकारी के पास नहीं होगी। अलग से कोई लोक सूचना अधिकारी नहीं, बजाय विभाग के अंदर जो अपना कार्य करता है उसको एक लोक सूचना अधिकारी का जो है अतिरिक्त कार्य दिया जाता है। और उस अतिरिक्त कार्य में जो सूचनाएं मांगी गई हैं, जो उसके पटल से संबंधित होंगी, उसको तो वो स्वयं देगा। और जो उस कार्यालय के विभिन्न पटलों में संबंधित है, उसको वो अन्य पटल के सहायकों से जो है सहायता प्राप्त करेगा और ये ऐसी सहायता वो लिखित में देगा। सहायता प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति जिससे वो सहायता ले रहा है वो उसको सूचना देने के लिए बाध्य है। और यदि वो सूचना नहीं देता है प्रयास करने के बावजूद भी, तो क्या समझा जाएगा, डीम्ड लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा। और यदि सूचना देने में देरी होती है, गलत सूचना उसके द्वारा दी जाती है, तो वो जो है सूचना आयोग में दंड का भागीदारी हो जाएगा। ये है। अब फिर एक है सूचना का अनुरोध पत्र। सूचना का अनुरोध पत्र जो है कोई भी नागरिक लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दे सकता है। वो हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है। यहाँ उत्तराखंड में तो केवल ये 2 भाषाएं हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें अपनी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अन्य भाषाओं, जैसे पंजाब में गुरुमुखी में है, गुजरात में गुजराती में है, अन्य राज्यों में कुछ ऐसा है। वहाँ विकल्प ये भी है कि उस राजभाषा में भी वो अपना अनुरोध पत्र दे सकता है। अनुरोध पत्र के साथ उसे 10 रुपये का जो है शुल्क देना होता है। या तो वो डायरेक्ट कार्यालय में जा करके जमा करके रसीद ले करके प्राप्त करके उसको रसीद को जो है सूचना के अनुरोध पत्र के साथ संलग्न करेगा, या उसको जो है डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा, बैंकर्स चेक के द्वारा,
या ये भारतीय पोस्टल ऑर्डर के द्वारा, या उत्तराखंड में विशेष रूप से ये उसके नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से भी सूचना का अनुरोध पत्र के शुल्क के रूप में दिया जा सकता है। अब सूचना मांगने के लिए न तो हमें कोई कारण दर्शित करना होता है और न हम कोई एक लोक सूचना अधिकारी ये नहीं पूछ सकता भाई किस लिए आपको सूचना चाहिए, कोई हमें इसका उद्देश्य दर्शित करना नहीं होता है। और केवल पता भी इतना लिखना होगा कि जो डाक लोक सूचना अधिकारी हमें भेजेगा वो उस पते पर पहुंच जाए। इसके अलावा हमें अपनी कोई पर्सनल डिटेल नहीं देनी है, न तो हमें अपना मोबाइल नंबर देना है, न ईमेल नंबर देना है, या कोई जो उसकी निजी सूचना है वो नहीं देनी है। अब सवाल इसमें ये कहा गया था कि कुछ अनुरोध पत्र ऐसे होते हैं कि जानकारी के अभाव में कुछ लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती है कि भाई कौन सूचना किस कार्यालय में धारित है, या कभी कभी जो बहुत चालाक किस्म के लोग हैं वो जानबूझ करके वो जानते हैं कि कौन सी सूचना किस विभाग से किस लोक सूचना अधिकारी के पास प्राप्त हो सकती है, वो लोक सूचना अधिकारी को घेरने के चक्कर में कई विभागों से संबंधित सूचना जो है वो एक अनुरोध पत्र में दे देंगे। तो उसके लिए भारत सरकार की जो गाइडलाइन है वो ये है कि यदि सूचना का अनुरोध पत्र उस लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, केवल उससे संबंधित होता है, तो अपनी वो उसकी सूचना को जो है यथाशीघ्र अधिकतम 30 दिन के अंदर वो उपलब्ध कराएगा। यदि उसका कुछ भाग ऐसा है जो कुछ उस लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है तथा कुछ भाग ऐसा है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है, तो वो क्या करेगा, अपने से संबंधित सूचना तो अपने आप तैयार करेगा और उससे जो बिंदु दूसरे लोक सूचना अधिकारी लोक प्राधिकारी के लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है उनको धारा 6(3) RTI एक्ट में उनको अंतरण करेगा। और ये अंतरण जो है उसको 5 दिन में करना है, यदि 5 दिन की अधिकतम अवधि है। अब कुछ ऐसे अनुरोध पत्र होते हैं जिसमें जो है कई सारे जिस लोक सूचना अधिकारी को दिया गया उससे संबंधित कोई भी सूचना नहीं होती है, या एक सूचना उससे संबंधित है और बाकी सूचनाएं जो है एक से अधिक अन्य लोक सूचना अधिकारियों से संबंधित है। तो उस स्थिति में बेहतर स्थिति ये होगी कि वो अपने से संबंधित सूचना उसको दे करके बाकी सूचना का अनुरोध पत्र उनको वापस कर दिया जाएगा कि इस बिंदु की सूचना जो है इन यदि उसको ज्ञात है इन लोक प्राधिकारियों से है, और आप वहाँ पृथक पृथक रूप से सूचना का अनुरोध पत्र दे करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। या कभी एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि ऐसा सूचना का अनुरोध पत्र है जिस लोक सूचना अधिकारी को सूचना का अनुरोध पत्र दिया जाता है उससे संबंधित कोई भी सूचना नहीं है, बाकी एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है, तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा अनुरोध पत्र उनको वापस कर देगा अनुरोधकर्ता को, भाई इससे संबंधित सूचना है जो मेरे से कोई भी सूचना संबंधित नहीं है। यदि उनको जानकारी है कि कौन सी सूचना किससे संबंधित है तो उन लोक सूचना अधिकारी का नाम बता देगा, ये सूचना इनसे से संबंधित है, वहाँ आप पृथक पृथक रूप से आवेदन पत्र दें और सूचना प्राप्त करें। और एक स्थिति ये हो सकती है उसको ज्ञानती नहीं है किसके पास ये सूचना धारित है, तो भी वो कहेगा भाई मेरे भरसक प्रयास करने के बाद भी मुझे ये ज्ञात नहीं हो पा रहा है कि ये कौन सी सूचना किस लोक सूचना अधिकारी से संबंधित है, कृपया आप जानकारी प्राप्त करके संबंधित लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र दें। अब ये तो अंतरण की बात हुई। अब है सूचना को जो है सामान्य रूप से वैसा तो यह है यथाशीघ्र दी जाएगी, और अधिकतम जो है इसमें जो अवधि है वो 30 दिन की है। ठीक, 30 दिन के अंदर यदि आपने सूचना जिनसे कलेक्ट करनी है, जिनसे संबंधित है, उनसे आप सहयोग ले करके सूचना जो है कलेक्ट करके लोग उसको अनुरोधकर्ता को देंगे। यदि आपने जो है सूचना बहुत विस्तृत है जिसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क की मांग करनी पड़ सकती है, तो आप अतिरिक्त शुल्क का जो है कैलकुलेशन मेमो बनाएंगे कि इस बिंदु से संबंधित सूचना इतना पेज A3 साइज A4 साइज के इतने
या इससे बड़े साइज़ के इतने, उनका प्रत्येक बिंदु वाइज उसका कैलकुलेशन करके उनको देगा कि आप अतिरिक्त शुल्क ये जमा करें, तभी ये सूचना जो है आपको देय होगी। तो जिस डेट को सूचना के जिस डेट को अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ और जिस डेट में सूचना के लिए अतिरिक्त शुल्क के आवेदन पत्र वो डिमांड शुल्क सूचना अतिरिक्त शुल्क की मांग की गई, उस बीच की अवधि, सपोज पहले तारीख को किसने सूचना का अनुरोध पत्र दिया और 10 तारीख को उसने अतिरिक्त शुल्क की मांग की, तो फिर अब उसके पास जिस दिन अतिरिक्त शुल्क उसके पास प्राप्त होगी उसके सूचना देने के लिए 20 दिन बच जाएंगे। और यदि किसी ने 29वें दिन सूचना के अनुरोध प्राप्त होने के 29वें दिन में उसने अतिरिक्त शुल्क की मांग की, तो जब उसको जो है अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होगा सूचना देने के लिए क्या बचेगा, केवल 1 दिन बचेगा। 1 दिन बचेगा तो उसको फ़ोटो स्टेट भी करानी है। जहाँ पर बहुत बृहत मात्रा में सूचनाएं हैं, फ़ोटो स्टेट कराने भी समय लग सकता है। कई कार्यालय इतने दूरस्थ क्षेत्रों में है कि वहाँ फ़ोटो स्टेट मशीन में नहीं है, कार्यालय में बिजली नहीं है, तो फ़ोटो स्टेट मशीन क्या काम करेगी। वहाँ कई किलोमीटर दूर जा कर के बाज़ार से वो फ़ोटो स्टेट कराने पड़ते हैं। इसलिए लोक सूचना अधिकारी को यथासंभव अति शीघ्र, जितने कैलकुलेशन करने में जो टाइम लगता है उसके अति शीघ्र उसको कैलकुलेशन करके अतिरिक्त शुल्क की मांग कर देनी चाहिए। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।